हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 7। हिंदी का चैप्टर 7 हम बोले हैं कि आपका हिंदी पूरा समाप्त कर देंगे। तो वहीं धीरे धीरे यानी हम लोग लगभग 6 या 5 11 और पूरा हिंदी ग्रामर देख लिए हैं। तो आज है 7वां चैप्टर। साथ इसके बाद 5 चैप्टर और बचेगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा 12 चैप्टर उधर है जो। ठीक है, तो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, ये कहानी टाइप का नहीं है, इसको आप सुनिए। सिर्फ यहाँ से इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से पूछा जाएगा, ना कि इसमें कहानी की तरह कहेंगे तो आपको समझ में आए। अगर आप खुद से ही पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इस चैप्टर है वो ऐसा। इसको सिर्फ समझिए, समझा देते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसको ध्यान में रखिए। ठीक। तो परंपरा का मूल्यांकन, ये आपको सभी को पता है चैप्टर है कितना, 7वां चैप्टर है, परंपरा का मूल्यांकन। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो ये कहानी है नहीं कि कहानी की तरह कह देंगे, तो सुनिएगा। परंपरा का मूल्यांकन, सबसे पहले तो हम बताते हैं सभी का लेखक परिचय, आप सभी को पता है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो समझा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है आज तक वह सारा करवा देंगे, तो टेंशन मत लीजिए। परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है? राम विलास शर्मा। इसको याद कैसे करेंगे? परंपरा का ज्ञान, परंपरा का ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? तो राम भगवान से। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि परंपरा का ज्ञान हमको कहाँ से मिला था? राम भगवान के समय से चलता रहा है परंपरा। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हुए? राम विलास शर्मा। कौन? राम विलास शर्मा। अब इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, या कहाँ पढ़े थे? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। लेखक रामविलास शर्मा याद हो गया। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। आगे बढ़िएगा, तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। जन्म पूछेगा तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912। कहाँ हुआ था? ऊंच गांव सानी। ऊंच गांव सानी यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऊंच गांव सानी, इसको याद रखिएगा। रामविलास शर्मा का जन्म ऊंच गांव सानी में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एक बार आवाज देख लेते हैं जा रहा है या नहीं। ठीक, तो फाइनली आवाज भी ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये मेन पॉइंट है कि उनका जन्म स्थान पूछा गया है कई बार। तो ऊंचे गांव सानी उत्तर प्रदेश। ठीक, देख के टिक कीजिएगा ऑप्शन सी। इनका मृत्यु कब हुआ था? हाँ, रामविलास शर्मा का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो 30 मई, कितना? 30 मई 2000 ईस्वी को। 30 मई 2000 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। जन्म कब हुआ था? 1912 में। और इन्होंने बीए कहाँ से किए, अब कब किए थे बीए? देखिए, बीए इन्होंने 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। रामविलास शर्मा बीए कब किए थे? 1932 ईस्वी में। कहाँ से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद 1938 से 1943 तक बीए कर लेने के बाद, यानी फिर 1938 से 1943 तक उसी विश्वविद्यालय के यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के इंग्लिश के अध्यक्ष बने थे। कौन? रामविलास शर्मा। पूछेगा कि किस विद्यालय के अंग्रेजी यानी हाँ, अंग्रेजी शिक्षक अध्यक्ष बने थे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय। कब से कब तक? तो 1938 से 1943 ईस्वी तक। जिस स्कूल से इन्होंने बीए किए थे उसी स्कूल में आके अध्यापक बने। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनकी रचना कौन सी है? रचना से 1 अंक आएगा, देखिएगा रचना से। तो रचना इनकी कौन कौन सी है? देखिए, निराला की साहित्य साधना। क्या है? निराला की साहित्य साधना, इसको ध्यान में रखिएगा। साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना पूछा गया है क्वेश्चन। निराला की साहित्य साधना किनका है? तो रामविलास शर्मा का है। ठीक, उसके बाद हाँ, इस पे इनको यानी पूछेगा कि साहित्य के साधना पे रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको ध्यान में रखिए, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साहित्य के साधना पे। ठीक, उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किनका रचना है? निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र किनका रचना है? तो रामविलास शर्मा का। ध्यान में रख के टिक कीजिएगा। हाँ, ठीक। अगला,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद प्रेम और उनका युग, प्रेम और उनका युग एक बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो देखिएगा। और भाषा समाज, भारत की भाषा समझते हैं, बस इतना ही। इनमें जो मेन पॉइंट है साहित्य की साधना, क्या चाहिए, साहित्य की साधना एक ही है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये दोनों काफी अधिक बार पूछा गया है, ठीक है। और पूछा किस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो साहित्य के साधना पे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप यहाँ से आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम कराने का प्रयास किए, और इसके अलावा यहाँ से कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तब तो आपको पता लग जाएगा। जो सबसे पहले इनका जन्म देखें, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, 1912 में। मृत्यु कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। इनकी रचना कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला था, तो साहित्य के साधना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। और इन्होंने बीए यानी बीए की परीक्षा 1932 ईस्वी में, और 1938 से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यक्ष रहे थे। जिस स्कूल से पढ़े थे उसी स्कूल में अध्यक्ष रहे थे, इसको ध्यान में रखिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईपी। इधर समझ में आ गया होगा तो यस लिखिएगा, अन्यथा नो लिख के टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, समझने वाली बात है इसमें, ना कि कहानी है कि सुना सकते हैं आपको। अब मेन पॉइंट आइए आईपी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। क्या है, परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान आवश्यक है किनके लिए, जो लोग साहित्य लिखना चाहते हैं। परंपरा का ज्ञान आवश्यक क्यों है, जो लोग साहित्य युग में जाना चाहते हैं। लेकिन अब कौन जाएगा साहित्य, हमको तो लगता है 100 में 99% लोग हैं जो साहित्य के लिए नाम ही नहीं लेता कि साहित्य लिखेगा, क्या लिखेगा साहित्य। तो परंपरा का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए, तो जो लोग साहित्य लिखना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है। जो लोग साहित्य लिखना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो जो लोग साहित्य लिखना चाहते हैं उसके लिए परंपरा का ज्ञान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद साहित्य का संबंध मनुष्य के जीवन तक है। हाँ, साहित्य का संबंध मनुष्य के जीवन तक है। पूछा गया है कि साहित्य का संबंध मनुष्य के जीवन तक है, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा इसका। साहित्य का संबंध मनुष्य के जीवन तक है, इसे ध्यान में रखिएगा। साहित्य का संबंध किससे है, तो मनुष्य से। साहित्य का संबंध किससे है, साहित्य किसके लिए है, तो मनुष्य के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, बना दी। साहित्य का संबंध मनुष्य के लिए। फिर से एक बार आवाज देख लेते हैं, कट जाए काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, भले आपको 10 से 12 मिनट का वीडियो लगा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़िएगा बुक तो 4-5 पेज में होगा और कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है बुक में, तो आपको ही फायदा पढ़ने से नहीं होगा, बोरिंग फील होगा। मत पढ़ना बुक, ठीक है, बता दे रहे हो, वहां से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो परंपरा का ज्ञान आवश्यक है जो लोग साहित्य युग में जाना चाहते हैं उनके लिए। दूसरी बात, साहित्य का संबंध किससे है, तो साहित्य का संबंध मनुष्य से है। जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, जो साहित्य लिखना चाहते हैं उनके लिए है। 19वीं और 20वीं सदी के कवि में फर्क, हाँ इस फर्क को हम बताएंगे। 19वीं सदी और 20वीं सदी के कवि में फर्क, जैसे पहले का फिल्म आप लोग देखे होंगे, पहले रामायण बहुत ज्यादा चलता था, आप सभी को पता है। लेकिन अब ऐसा ऐसा फिल्म आया है, पुष्पा 2, पुष्पा, ये सब झुकेगा नहीं, ये सब फिल्म आया है। तो 19वीं सदी और 20वीं सदी के कवि में फर्क यही है कि उस समय रुचि था पुराने में, लेकिन अब ऐसा है कि आपको जिस रुचि में है, मन लग रहा है, उसी टाइप का फिल्म भी आएगा, ठीक है। अब जो फिल्म आ रहा है लगभग सही फिल्म सेम टू सेम, मतलब कुछ ना कुछ मैच रहता है। जैसे क्या होगा, फिल्म में हीरो और हीरोइन रहता है उसमें, ठीक है, मेन तो वही दोनों है। कहीं कॉलेज या स्कूल जाएंगे दोनों एक साथ मिल जाएंगे, उसके बाद आप सभी को पता है क्या होता है। तो अब और पहले वाला में फर्क बहुत ज्यादा था। पहले वाले में रुचि, बहुत ज्यादा लोग में रुचि था कि हाँ, पहले आप पता होगा देखते होंगे पहले वाला फिल्म पुराना तब, लेकिन अब तो ऐसा ऐसा आ गया है। और भोजपुरिया की बात करें तो पगला गया है भोजपुरी इंडस्ट्री वाले लोग। ऐसा गाना यानी गाली समझिए कि वो गाली है जिसको गा रहा है, और लोग उसे भी सुनकर खुश हैं, रुचि है उसमें, बताइए। और उस समय सुनाता है, यानी 19वीं सदी वाले लोगों को ये सब गाना
तो वो उनको ठीक नहीं लगता है। अभी भी आप दादा को सुनाइएगा भोजपुरी गाना, अपने दादा को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रामायण चालू करके दीजिएगा कि देखिए, हाँ देख ले सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क था 19वीं और 20वीं सदी में। जैसे 1920 में या 1940 में और 2025 में फर्क है या नहीं? बहुत ज्यादा फर्क है। उस समय तो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, हम लोग स्वतंत्र भी नहीं थे, अंग्रेज के बस में थे। लेकिन आज हमारा भारत स्वतंत्र है, हम लोग आजादी से जहां मन हो सकता है वहां घूम सकते हैं, सब अधिकार है हमारे पास। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नकल का साहित्य, नकल का साहित्य का मतलब समझे? जैसे मतलब कि नकल का साहित्य, नकल वो वही कर सकता है जिसके पास अकल है, या बात भी ठीक है, लेकिन नकल करना गलत बात है। क्या है? अधम निम्न निम्न कोटि के लोग करते हैं, जैसे दूसरा को कॉपी कर देना, कॉपी पेस्ट, वो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नकल का साहित्य कैसा होता है? अधम होता है, अधम यानी निम्न कोटि के, निचले कोटि वाले लोग कर सकते हैं इसको, कॉपी करना, पेस्ट करना। ठीक, लेकिन नकल की बात हो रही है तो नकल, जैसे आप पढ़ने में आपका दोस्त तेज है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी कुछ करें तो उसका नकल कीजिए, बहुत अच्छा है। तो नकल वो वही कर सकता है जिसके पास अकल है, तो नकल करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सोवियत संघ में बहुजातीय का पुनः जन्म हुआ। सोवियत संघ में किनका जन्म हुआ था? सोवियत संघ में किनका जन्म हुआ था? सोवियत संघ में बहुजातीय का पुनः से, बहुजातीय का पुनः यानी फिर से जन्म हुआ था। पूछेगा सोवियत संघ में किनका पुनः जन्म हुआ था? तो बहुजातीय का, बहुजातीय का, इसको ध्यान में रखिएगा। और 1917 ही है, कितना है? 1917 ईस्वी में रूस और गैर रूसी में आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन हुआ। 1917 में रूसी और गैर रूसी में क्या हुआ? तो सबसे बड़ा क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, आपसी संबंध के बारे में परिवर्तन हुआ। उतना खास सी मतलब की चैप्टर है नहीं, तो वही मतलब पीछे वाले लोगों के बारे में बताया है कि पहले कैसे लोग रहते थे, तब ना इसका नाम रखा है रामविलास शर्मा। और ट्रिक भी ऐसा ही है कि राम भगवान के पास था क्या? परंपरा का ज्ञान, और हम लोग उसी का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब फॉलो नहीं हो रहा है। अब तो ऐसा ऐसा आ गया है कि पहले का अन्य छोटा बच्चा मोबाइल नहीं चलाता था, लेकिन आप देखिएगा कि मतलब 1 से 2 साल का है, मोबाइल देखते रहेगा। ठीक, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक लाया जाए और क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि उतना खास ही चैप्टर है नहीं। लेकिन मेन मेन पॉइंट था जो बता दिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। हाँ देखिएगा क्वेश्चन, रामविलास शर्मा, हाँ आ जाइए। क्वेश्चन पूछा है कि शारजाही में था सोवियत रूस शारजाही में था, पूछा गया है, लेकिन हम नहीं बताए, बताइए शारजाही में क्या है? तो रूस शारजाही खाली स्थान में थी, शारजाही में क्या थी? तो कौन थी? सोवियत रूस, सोवियत रूस याद रखिएगा। इसमें तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा कब तक भारतीय भारतीय प्रगतिशील लेखक के महामंत्री रह चुके थे? लेखक के महामंत्री भी रहे थे, कब से? लेखक के महामंत्री रहे थे कब से? 1949 से 1953 तक। लेखक के मंत्री कब तक रहे थे? 1949 से 1953 तक। पूछेगा रामविलास शर्मा लेखक के मंत्री कब से कब तक रहे थे? तो 1949 से 1953 तक पूछा गया है, इसलिए हम लिखवा दिए। ठीक है, और पूछा है निराला की साधना। अब निराला की साधना बताए हैं, देखिए तो निराला की साधना, निराला की साधना, हाँ निराला की साधना, निराला की साधना किनका है? साधना, तो यह भी मानिएगा भारतीय अति, रामविलास शर्मा जी का है। ठीक, और उसके बाद पूछा गया है
कि लेखक रामविलास शर्मा को किस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए बताए हैं किस पे मिला है, तो साहित्य के साधना। अगला क्वेश्चन, इस कहानी में लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए पूछा गया है, तो ऊंच गांव सानी यूपी में पड़ता है, सभी को पता है। प्रेमचंद और उनका युग की रचना है, तो रामविलास शर्मा का है। और क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, आप सभी को पता है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान किससे मिलता है? तो समाजवादी व्यवस्था को। परंपरा का ज्ञान हम किससे सीखते हैं? तो इसे सीखते हैं रामविलास शर्मा जी से। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का गांव का नाम उच्चगांव सानी बता ही दिए थे। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? हाँ, तो परंपरा का मूल्यांकन यह एक निबंध है। क्या है? निबंध। बस यहाँ से यही सब क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और कैसा लगा क्लास? उतना मस्त क्लास था नहीं, क्योंकि यह था समझाने वाला पॉइंट, इसमें ना कोई कहानी वाला था ना लॉजिक था, तब भी हम कुछ कुछ करके समझा ही दिए। इसके बाद है जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। वह थोड़ा मतलब ठीक ठाक है, इससे उसको समझाने का प्रयास पूरा रहेगा हमारी तरफ से। और सभी को क्लास कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय।